हम पढ़ेंगे क्लास 7th हिंदी का चैप्टर 3 हिमालय की बेटियां के शब्दार्थ पहले हम देखेंगे, फिर हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। तो देखिए हमारे पेड कोर्स अवेलेबल हैं, उनको अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने पूरे के पूरे उसकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी है। आप लोग वो चेक कर सकते हैं और उनको ज्वाइन कर सकते हैं। आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा और हमें भी जो है काफ़ी मोटिवेशन मिलता है जब अगर आप लोग उसे ज्वाइन करते हैं, क्योंकि सही रहता है आपके लिए भी और हमारी ग्रोथ के लिए भी। तो चैप्टर का नाम है हिमालय की बेटियां। स्टार्ट करते हैं। शब्द अर्थ जो है, संभ्रांत का मतलब होता है कुलीन, मतलब जो काफ़ी अच्छे परिवार के होते हैं। और भाव भंगी होता है जो हाव भाव, जो हम लोग कैसे एक्सप्रेशंस देते हैं। विस्मय का मतलब होता है आश्चर्य, मतलब होता है ना हक्का बक्का रह जाना, इस टाइप से आश्चर्यचकित हो जाना। और लक्ष्य का मतलब होता है हमारा गोल, जो हमारा उद्देश्य होता है। आदित्यकाएँ जो है वो हमारा पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि होती है। पहाड़ के ऊपर होता है ना प्लेन, पहाड़ तो बहुत ही ऊबड़ खाबड़ और बहुत ही इस टाइप से होता है ना, ऐसे करके। फिर पहाड़ के ऊपर की जो समतल प्लेन भूमि होती है उसको बोलते हैं। फिर सरसब्ज जो होती है हरा भरा, हर तरफ हरी भरी सी घास पेड़ वगैरह। और उपत्यकाएँ होता है पहाड़ के पास की भूमि, घाटी जो बोलते हैं जिसे वैलीज। विराट जो बहुत बड़ा होता है। लुभावना होता है आकर्षित। ख्याल विचार। जुदा जुदा मतलब अलग अलग। हर्ज का मतलब नुकसान। तो देखिए ये क्वेश्चन है, देखिए थोड़ा सा ब्लर हो गया है, फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा क्या लिखा है। तो पहला क्वेश्चन है इसका, मैदानों तक आते आते नदियों का कौन सा रूप गायब हो जाता है। तो कौन सा रूप गायब हो जाता है नदियों का मैदानों तक आते आते? मैदानों तक आते आते नदियों की उल्लास और चंचलता गायब हो जाती है। तो ये देखिए उल्लास लिखा हुआ है ये, और चंचलता, तो ये दोनों चीज़ जो है वो गायब हो जाती हैं नीचे आते आते। फिर नदियाँ कहाँ अटखेलियाँ करती हुई दिखाई पड़ती हैं। अटखेलियाँ मतलब मजाक और मज़े करती हुई दिखाई पड़ती हैं। तो नदियाँ हिमालय की गोद में अटखेलियाँ करती हुई दिखाई पड़ती हैं। तो कहाँ पर? हिमालय की गोद में अटखेलियाँ करती हैं। नेक्स्ट है, पिता के घर नदियों का रूप और स्वभाव कैसा होता है। तो पिता के जब घर होती है नदियाँ तो उनका रूप और स्वभाव कैसा होता है। तो देखिए पिता के घर नदियाँ दुबली पतली धारा के रूप में दिखाई पड़ती हैं और उनका स्वभाव में चंचलता होती है। क्या होती है? चंचलता होती है, मतलब हंसी मजाक वाला रूप होता है और वो काफ़ी दुबली पतली होती हैं। आगे है, बाल लीला कहाँ दिखाई पड़ती है। तो हिमालय की पहाड़ियाँ, हरी भरी घाटियाँ तथा गहरी गुफाओं में नदियों की बाल लीला दिखाई पड़ती। बाल लीला मतलब बचपन का समय कहाँ होता है नदियों का? तो हिमालय की पहाड़ियों में, हरी भरी घाटियों में तथा गहरी गुफाओं में। नेक्स्ट है, हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की है। तो हिमालय की जो यात्रा कर रहे थे लेखक, उन्होंने किस किस चीज़ की तारीफ़ की है। तो हिमालय की यात्रा में लेखक ने नदियों, पर्वतों, बर्फीली पहाड़ियों, हरी भरी घाटियों, गहरी गुफाओं, उपवनों, वनों तथा सागरों की प्रशंसा की है। तो किस किस की? देखिए नदी, पर्वत, पहाड़, बर्फीली घाटियाँ, हरी भरी घाटियाँ जो हैं और गहरी गुफाएं, इन सब की तारीफ़ें की हैं। लेखक ने मैदानी इलाकों की नदियों को किनके समान बताया है। तो मैदान में जब पहुंच जाती हैं पहाड़ों से ट्रैवल करके नदियाँ, तो वो किसके जैसी हो जाती हैं? लेखक क्या कहते हैं? तो लेखक ने मैदानी इलाकों की नदियों को संभ्रांत महिला के समान बताया है। लेखक नदियों को माता स्वरूप कहता है क्योंकि वह नदियों के प्रति आदर का भाव रखता है। संभ्रांत का मतलब हमने देख लिया ना, कुलीन, मतलब ऊंचे घर की जो महिलाएं हैं उनके बराबर बताया है। और लेखक कहते हैं नदियाँ तो माता के समान हमारी होती हैं। नेक्स्ट है, हिमालय को देवात्मा क्यों कहा है। देवात्मा क्यों कहा है हिमालय को? तो स्वर्ग से संबंधित स्थानों में हिमालय का स्थान प्रमुख है। इसे देवताओं का निवास स्थान भी माना गया है, इसलिए हिमालय को देवात्मा कहा गया है। क्यों कहा गया है देवात्मा? क्योंकि इसको कहते हैं कि देवता जो है हिमालय पर ही रहते हैं, इसलिए इसे काफ़ी अच्छा देवात्मा का रूप माना गया है। नेक्स्ट है, लेखक ने पाठ में ससुर और दामाद की संज्ञा किसे दी है। तो ससुर और दामाद लेखक ने किसे कहा है? तो लेखक ने हिमालय को ससुर और समुद्र को दामाद की संज्ञा दी है। तो हिमालय को ससुर कहा और समुद्र को दामाद कहा है। अब आगे हैं, तो 10 ऐसे शब्द लिखो जिनका उल्टा लिखने पर सार्थक शब्द बन जाए। राखी से बनता है खीरा, रानी से बनता है नीरा, मतलब जो शब्द है उनको उल्टा करके लिखना है और ऐसा शब्द बन जाए जिसका कोई मीनिंग निकले। कील का लकी,
बसका सब, धारा राधा, राही हीरा, नव वन, राम मरा, नमी मीन, रस सर। तो ये हमारे उल्टा करने के बाद भी मतलब वाले शब्द बन जाते हैं। अब नेक्स्ट है, नदियों को माँ मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफ़ी पुरानी है, लेकिन लेखक नागार्जुन उन्हें किन किन रूपों में देखते हैं। तो नदियों को माँ तो मानते ही हैं हमारे देश में, और मगर जो लेखक नागार्जुन है वो उनको नदियों के अलावा, माँ के अलावा और कई रूपों में देखते हैं। तो वो कौन कौन से हैं? तो देखिए, भारतीय संस्कृति में नदियों को माँ कहा गया है, परंतु अपने इस निबंध में लेखक नागार्जुन ने नदियों को बेटी, प्रेयसी मतलब प्यार करने वाली, तथा बहन के रूप में भी चित्रित किया है। तो ये थोड़ा सा ब्लर हो गया है, बट मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ। नदियाँ हिमालय की बेटियाँ हैं। पर्वतराज की गोद में उनकी चंचलता देखकर लेखक ने ऐसा कहा है कि नदियाँ बादलों की प्रेमिका हैं। बादलों की प्रेमिका कहा है और हिमालय की बेटियाँ कहा है। उनके इस वर्षा मतलब वो वर्षा का उपहार लाती हैं। लेखक नदियों को बहन भी कहते हैं क्योंकि उनके किनारे बैठकर वह अपनी समस्याएं सुलझाते हैं। तो बहन क्यों कहा? क्योंकि उनके नदियों के किनारे बैठकर अपनी दिक्कतें वो सुलझा लेते हैं। बेटियां क्यों कहा? क्योंकि हिमालय में वो बड़ी चंचलताएं करती हैं। और बादल की प्रेमिका कहा क्योंकि उससे बारिश आती है। अब नेक्स्ट है, सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषताएं बताई गई हैं। तो सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या अलग अलग अच्छी बातें, विशेषताएं बताई गई हैं। तो सिंधु और ब्रह्मपुत्र हिमालय से निकलने वाली दो बड़ी नदियां हैं। इनका नाम सुनते ही हिमालय से निकलने वाली अन्य छोटी बड़ी नदियों की याद आ जाती है जो इन दो बड़ी नदियों के बीच बहती हैं। लेखक कहते हैं कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। ये तो बस दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की बूंदें हैं जो बर्फ़ के रूप में पिघलकर नदियों का रूप ले लेती हैं और महानदी बनकर समुद्र तक पहुंच जाती हैं। तो क्या बताते हैं ब्रह्मपुत्र की विशेषताएं कि ये तो हिमालय से निकलने वाली दो बड़ी नदियां हैं और इनका नाम सुनते ही हिमालय की जो बाकी दूसरी नदियां हैं उनकी याद आ जाती है। और वैसे कहें तो इन दोनों नदियों का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। ये तो हिमालय जो अपना दिल पिघलाकर जो प्यार हमें भेजता है वही तो है, और महानदी बन करके ये समुद्र में मिल जाती हैं। अब नेक्स्ट है, काका कालेकर ने नदियों को लोक माता क्यों कहा है। तो लोक माता क्यों कहा है? तो नदियाँ माता स्वरूपिणी हैं, मतलब नदियाँ जो है माँ का स्वरूप है। मानव सभ्यता के विकास में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो मानव सभ्यता जो हमारी ह्यूमन सिविलाइजेशन है ये आगे बढ़ पाई है, तो इसमें नदियों का बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है योगदान है। मानव जीवन के लिए यह आवश्यक भी है, बहुत ज़रूरी है हमारी लाइफ के लिए। नदियाँ जीवन दायिनी है, मतलब नदियाँ जो है वो ज़िंदगी देने वाली हैं। इनके किनारे ही मानव ने अपनी पहली बस्ती बसाई इनके किनारे और खेती करना शुरू किया। नदियों के किनारे ही शुरुआत में इंसानों ने अपने घर बसाए थे। आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा लास्ट ईयर। नदियों के जल ने सिंचाई तथा भूमि की उर्वरकता शक्ति बढ़ाने में योगदान दिया। नदियों से सिंचाई होती है, ज़्यादा उपज होती है। आधुनिक युग में बिजली परियोजना नदियों पर ही निर्भर है। इतना ही नहीं, सदियों से नदियाँ गांव तथा शहरों की गंदगी भी अपने साथ बहा ले जाती हैं, इसलिए काका कालेकर ने उन्हें लोकमाता कहा है। तो लोकमाता क्यों कहा है? क्योंकि नदियाँ इतना कुछ करती हैं, सिंचाई करती हैं, हमें खेती कितनी अच्छी होती है, और अब तो बिजली भी बन रही है और हमारी गंदगी भी वो बहा करके ले जाती हैं, इसलिए लोकमाता कहा है। नेक्स्ट है, 1947 के बाद से हिमालय से निकलने वाली नदियों में क्या क्या बदलाव आए हैं। तो 1947 के बाद से हिमालय से जो नदियाँ निकलती हैं उसमें क्या क्या बदलाव आए हैं। तो इसका आंसर है 1947 के बाद आज तक नदियाँ उसी प्रकार बहती हुई आ रही हैं, लेकिन जनसंख्या वृद्धि और बड़ी संख्या में प्रदूषण के कारण नदियों का जल पहले की तरह साफ और निर्मल नहीं रहा। गंगा जैसी पवित्र मानी जाने वाली नदी के जल की गुणवत्ता में भी भारी कमी आई है। यही नहीं, नदियों में जल का प्रवाह भी कम हुआ है। यह स्थिति मानव जाति के लिए हानिकारक है। तो क्या बताते हैं क्या बदलाव आया है 1947 के बाद?
तो अब नदियाँ जो हैं वो मतलब जनसंख्या बढ़ गई, हमारी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जैसा हो गया है, प्रदूषण बढ़ रहा है, तो निर्मल धारा में जो नदियाँ हैं हम उनमें गंदगी फैला रहे हैं और अब उनका प्रवाह अब वो कम पानी लेकर के भी बहती हैं। तो ये हमारे क्वेश्चन आंसर्स हो गए हैं कंप्लीट। आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और डिसलाइक करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, बट बताइएगा ज़रूर कि भाई क्यों डिसलाइक किया है, ताकि हम इम्प्रूव कर सकें, है ना। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है।